हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए जेईई मेंस 2025 का स्मार्ट सीरीज रिवीजन। तो स्मार्ट सीरीज रिवीजन में हम क्या करने वाले हैं, हम हमारे हर चैप्टर्स का स्मार्टली रिवीजन करने वाले हैं। मतलब केमिस्ट्री के हर चैप्टर को हम शॉर्ट में पढ़ने वाले हैं। तो पहला चैप्टर जैसे हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बिकॉज यहीं से हमारा बहुत अच्छा बेसिक्स बनता है। तो भाई क्या कर रहे हैं, इस वीडियोस को देखने के बाद कॉस आप अपने 40 टू 50 मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हो इजिली केमिस्ट्री में, क्योंकि बहुत शॉर्टली में हम सारी चीजें रिवाइज कर पाएंगे। और जिसको सब कुछ पहले से आता है वो अगर इन वीडियो को देखेगा उसको बहुत स्मार्टली सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और अगर आप हमारे इस वीडियो को 200 लाइक्स प्लस वीडियोस तक, 200 प्लस लाइक्स तक लेके जाते हो तो डेफिनेटली हम सारे चैप्टर्स का आपको प्रोवाइड करेंगे। तो भाई देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट का सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, दैट इज योर मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट हमको क्या बताना चाहता है, मोल कॉन्सेप्ट बेटा यही बताता है कि हमारे किसी भी सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कितने नंबर ऑफ एंटाइटीज प्रेजेंट है इसके अंदर, कितने नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस या इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एक सब्सटेंस के अंदर। अब भाई ये नंबर जो था वो काफी इंपॉर्टेंट था, इस नंबर को एवोगैड्रो ने अलग से ही नंबर दे दिया गया और उसने बोला कि भाई एक मोल के अंदर होते हैं आपके 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स या एंटाइटीज। अब भाई ये एंटाइटीज जो है आपके पार्टिकल्स भी हो, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं और आपके इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एवोगैड्रो कांस्टेंट कहते हैं, जिसे हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके क्लियर। अब भाई मोल कॉन्सेप्ट के आप सिर्फ 4 फॉर्मूले से आपके सारे मोल कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। वो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो, मैं आपको लिख के देती हूँ बेटा कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, गिवन मास गिवन है और एटॉमिक मास गिवन है, तो आप इस फॉर्मूले से आपके नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हो। या आपको मॉलिक्यूलर मास गिवन है तो आप नंबर ऑफ मास को W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम एट एसटीपी होता है 22.4 लीटर, आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज एन वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। और चाहो तो आप अगर आपने फोर्थ फॉर्मूले दैट इज एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो कांस्टेंट से भी सारे चीजों को सॉल्व कर सकते हो बहुत आसानी से, दैट इज Na एवोगैड्रो कांस्टेंट। अब भाई ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मॉलिक्यूल्स भी फाइंड आउट कर लोगे, एटम्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स जो भी पूछा गया हो वो जरूर कंसीडर करना है। और लास्ट में आपको अपने फाइनल आंसर में एटॉमिसिटी का इंटू करना है, इलेक्ट्रॉन्स का इंटू करना है, नहीं भूलना है, सो दैट यू कैन गेट योर करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, हमारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में सबसे पहला टर्म है हमारा वेट बाय वेट परसेंटेज। वेट बाय वेट परसेंटेज हमें क्या बताता है कि वेट ऑफ कितना वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन में। तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 अगर आप कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, वेट बाय वेट परसेंटेज। सिमिलरली आप वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकाल सकते हो, ये हमको बताता है कि कितना वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है हमारे टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में। तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml into 100 कर दोगे, देन यू कैन गेट योर वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये हमको बताएगा कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है हमारे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में। तो ये आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट आएगा बेटा, या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। एक और टर्म होता है आपका पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन में क्या करना है, ये सभी यूनिट्स को आपको इंटू 10⁻⁶ में इंटू करना है। पार्ट्स पर मिलियन हम कब लेते हैं, जब कोई भी चीज बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट हो या फिर बहुत कम चीज का आपको क्वांटिटी निकालना हो, तब हम इस चीज को अप्लाई करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका इंपॉर्टेंट टर्म, मोलैरिटी है। मोलैरिटी आप स्मॉल एम से डोनेट करते हो, सॉरी कैपिटल एम से डोनेट करते हो, मोलैरिटी को स्मॉल एम से डोनेट करते हैं। मोलैरिटी आपको क्या बताती है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होते हैं आपके 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर। तो हम वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज NB, सॉल्यूट बी होता है सॉल्वेंट ए, प्रेजेंट इन योर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन विच मस्ट बी इन लीटर। अगर आपको नहीं दिया हुआ है तो मैंने नंबर ऑफ मोल्स को खोल दिया, दैट इज वेट अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। अगर वॉल्यूम ml में है तो आप 1000 से ऊपर इंटू कर दोगे। नेक्स्ट इसका यूनिट क्या होगा बेटा, मोल पर केजी, मोल पर लीटर, सॉरी मोल पर लीटर। सिमिलरली आप मोलैलिटी का निकाल सकते हो। मोलैलिटी क्या कहते हैं, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है आपके 1 kg वेट ऑफ सॉल्वेंट में, 1 kg सॉल्वेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। इन ग्राम है तो आपको ऊपर 1000 का इंटू करना पड़ेगा, अगर केजी में दिया हुआ है तो नहीं करना है। देन है आपका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन आप सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों के लिए अलग अलग सेपरेट निकाल सकते हो। तो ये बेटा बोलता है कि अगर मुझे मान लो एक X1 आपका है और दूसरा सॉल्वेंट जो है वो आपका 2 है।
अगर मुझे इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू द सोल्यूशन, यानी कि N1 अपॉन N1 प्लस N2। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, इसके मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि इसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इन सोल्यूशन। इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। वन इंपॉर्टेंट थिंग, दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम होता है इक्वल्स टू 1, जिससे आप चीजें और भी जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है आपकी नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या बताती है आपको कि कितने नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है आपके 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर। तो भाई नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का क्या रिलेशन होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर क्या है आगे समझाती हूँ आपको। अब बेटा ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट जो है, ये वाला टर्म जो है, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है आपका गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास के, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास के। और भाई इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास होता है आपका एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अब ये वैलेंसी फैक्टर हर चीज के लिए हम अलग अलग तरीके से निकालते हैं। अगर आपको कोई एसिड और बेस दिया हुआ है तो उसकी कितनी बेसिसिटी है, कितनी एसिडिटी है, मतलब कितने H पॉजिटिव आयंस रिप्लेसेबल है, कितने OH नेगेटिव आयंस रिप्लेसेबल है, उससे कैलकुलेट कर सकते हो। अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट है तो आप कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल लॉस या गेन हुए हैं उससे डिवाइड करके मॉलिक्यूलर वेट को, तो आपका इक्विवेलेंट मास आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली बेटा अगर कोई आयनिक कंपाउंड गिवन है तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन कितने टोटल नंबर ऑफ आयंस है उससे आप निकाल सकते हो। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिससे आप इक्विवेलेंट मास को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, यूनिट होती है नॉर्मेलिटी की ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। व्हाट इज द यूनिट, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ग्रेट, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन में हमें क्या देखना होता है कि एक कंपाउंड के अंदर हर एक एलिमेंट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है बाय परसेंटेज, है ना, कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो परसेंटेज कंपोजिशन हम कैसे निकालते हैं बेटा, मोलर मास ऑफ दैट एलिमेंट, मोलर मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100, मोलर मास ऑफ कंपाउंड्स इनटू 100। इससे आप किसी का भी परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड आउट कर सकते हो। बेटा इसमें एलिमेंट में इसकी एटॉमिसिटी का इनटू भी जरूर करें वरना आंसर गलत आएगा। ठीक है, जैसे कि मैं बोल रही हूँ C6H12O6 है, अगर मुझे कार्बन का परसेंटेज निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, कार्बन का एटॉमिक वेट दैट इज 6 × 12 और पूरे कितना होता है भाई 180 × 100। सिमिलरली मैं हाइड्रोजन का निकाल सकती हूँ, सिमिलरली मैं ऑक्सीजन का निकाल सकती हूँ और परसेंटेज वाइज कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। काफी पहले से आप ये पढ़ते हुए आते हैं। सो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, एम्पेरिकल फॉर्मूला बताता है आपके कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है एक कंपाउंड के अंदर, वो भी सिंपल से सिंपल रेशियो में। मान लो मैं बोल रही हूँ C6H12O6 है, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगी ये क्या बन जाएगा आपका CH2O, CH2O, यानी कि 1:2:1। तो 1:2:1 किसका रेशियो होगा, ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। मतलब सिंपल रेशियो, हर एक कंपाउंड के जितने भी नंबर ऑफ एटम्स है, जितने भी नंबर ऑफ एटम्स है उनका सिंपल रेशियो हमें कौन बताता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है एक कंपाउंड के अंदर, वो हमको रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी कि 6:12:6 विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर द ग्लूकोज। अब इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको परसेंटेज कंपोजिशन दिया होता है, अगर नहीं दिया, एक का दिया तो टोटल 100 में से माइनस करके निकाल सकते हो। फिर आप उसका एटॉमिक मास लिखते हो, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। फिर आपके नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ते हैं, इसमें आप क्या करोगे 92.32 को 12 से डिवाइड करोगे, सिमिलरली 7.68 को 1 से डिवाइड करोगे। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 7.69 आएगा और ये 7.68 आएगा। फिर आपको सिंपल रेशियो निकालना होता है, सिंपल रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों में से जो सबसे छोटा है उसको दोनों से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 7.69 को डिवाइड कर देंगे 7.68 को, 7.68 को डिवाइड कर देंगे 7.68, तो यानी कि ऑलमोस्ट वी विल हैव द 1। तो आपका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो बन जाएगा आपका CH। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए बेटा याद रखना कि N इक्वल्स टू होता है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो N क्या है आपका इंटीजर होता है। ठीक है, और एक और याद रखो, मॉलिक्यूलर वेट और वेपर डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है, तो मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू 2 × वेपर डेंसिटी। ये भी आपको कई बार यूज होगा। वेपर डेंसिटी क्या होती है, कोई भी स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ द गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ द हाइड्रोजन से हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट है आपका केमिकल इक्वेशंस और स्टोइचियोमेट्री। स्टोइचियोमेट्री क्या होती है बेटा, किसी भी रिएक्शन में
जो बैलेंसिंग नंबर होते हैं वो आपके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं, और कोई भी रिएक्शन को अगर आपको रिलेट करना है तो आप स्टोइचियोमेट्री से रिलेट कर सकते हो। तो वही लिखा है, कोई भी कैलकुलेशंस करना है तो आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के स्टोइचियोमेट्री से कर सकते हो, और जो भी न्यूमरल्स यूज्ड होते हैं उसे हम स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स कहते हैं। जैसे मैं बोल दूं 2a प्लस b गिव्स यू ab, है ना, a to b, ये हमको दे रहा है। तो अब आप इसको कैसे पढ़ोगे भाई, इसको आप मोल्स के टर्म में रीड कर सकते हो कि 2 मोल्स ऑफ A रिएक्ट कर रहा है 1 मोल्स ऑफ B के साथ टू गिव 1 मोल ऑफ A to B। सिमिलरली आप बोल सकते हो कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ A रिएक्ट कर रहा है हमारे 1 मॉलिक्यूल ऑफ B के साथ टू गिव 1 मॉलिक्यूल ऑफ A to B। सिमिलरली आप इसे वॉल्यूम के टर्म्स में पढ़ सकते हो, बस आप किसके टर्म्स में नहीं पढ़ सकते, इसे मास के टर्म्स में नहीं पढ़ सकते, पहले मास आपको निकालना पड़ेगा, देन उसके बाद आप उसको रीड कर सकते हो। तो ये स्टोइचियोमेट्री होती है, जिससे रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं हमको। नेक्स्ट है आपका लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है बेटा, कोई भी एक ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन में जल्दी कंज्यूम होके फटाफट से प्रोडक्ट बन जाता है, पहले कंज्यूम हो जाएगा और प्रोडक्ट बना लेगा, वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट होता है। और जो बचता खुचता है उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारा है एक्सेस रिएजेंट। ठीक है भाई, जैसे मैं बोल देती हूँ 2a प्लस b हमको दे रहा है a to b, ठीक है मैम। इसके मान लीजिए हमें 5 मोल्स दिए हैं, इसके 10 मोल्स दिए हैं, और इसके हमें 4 मोल्स दिए हुए हैं। अब हमको निकालना है क्या, इसका लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट जिसे मैं एक्स से डोनेट कर रही हूँ, उसे आप फाइंड आउट कर सकते हो नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स या फिर वॉल्यूम। भाई मास मत लेना, पहली बता रही हूँ, आंसर गलत आएगा। डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ऐसी क्या डोनेट कर रहा है, ऐसे डोनेट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो मैं इसके लिमिटिंग रिएजेंट निकालूंगी तो कितना आएगा, 10/2 दैट इज 5, और इसके निकालूंगी तो कितना आएगा 4। तो कम नंबर क्या है, 4 नंबर है। जो कम नंबर होता है वो आपके लिमिटिंग रिएजेंट को रिप्रेजेंट करता है, और जो ज्यादा नंबर होता है वो आपके एक्सेस रिएजेंट को रिप्रेजेंट करता है। भाई ये भी ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका लास्ट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो 5 लॉज है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि आप किसी भी रिएक्शन में जो आपका मास है वो कंजर्व रहता है। आप मैटर को ना ही क्रिएट कर सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं अगर बोल दूं N2 प्लस H2, ये मिलके आपको दे रहा है 2NH3 अमोनिया, है ना, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पर आप ध्यान रखना, जो इसके मास होगा वो प्रोडक्ट के मास के बिल्कुल बराबर हो सकता है। आप चेक कर लो, 14 2 जा आपका 28 होगा, और 3 2 जा आपका 6 होगा, कितना आ जाएगा 34। और यहाँ पर भी आप चेक करना 34 रहेगा, यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है। वही आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ कंपोजिशन। बेटा ये क्या कहता है, मान लीजिए एक वाटर है, इस वाटर को मैं कहाँ से कलेक्ट कर सकती हूँ। आप चाहो तो इसको ओशियन से कलेक्ट कर लो, आप चाहो तो इसको रिवर से कलेक्ट कर लो, आप चाहो इसको टेप वाटर से कलेक्ट कर लो, ठीक है, और आप चाहो तो इसको लेक से कलेक्ट कर लो। मतलब इसके बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं जहां से आप अपने पानी को कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वाटर का जो बाय वेट रेशियो है वो हमेशा फिक्स रहेगा, यानी कि हाइड्रोजन का आपका 2 और ऑक्सीजन का आपका 16, यानी कि 1:8 ही इसका रेशियो रहता है। तो वही ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कंपोजिशन कहता है कि कोई भी कंपाउंड का सोर्स कुछ भी हो, लेकिन बाय वेट उसका कंपोजिशन फिक्स रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये लॉ हमको ये बताता है कि बेटा अगर H2 प्लस O2 मिलके H2O बनाते हैं, और H2 प्लस O2 मिलके H2O2 भी बनाते हैं, तो भाई इसमें जो हाइड्रोजन का मास है वो तो आप क्या कर दो, फिक्स कर दो। जो हाइड्रोजन का मास है वो तो आप क्या कर दो, इसको आधा कर देते हैं, बाय मेट आप इसका फिक्स कर दो, जो कि 2 और 2 होगा। लेकिन ये दोनों तो डिफरेंट होंगे, ये आपको 16:30 का 32 का रेशियो देंगे, यानी कि 1:2 का रेशियो देंगे। यानी कि ये कहते हैं कि बेटा 2 एलिमेंट्स मिलके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन इसमें एक एलिमेंट का वेट हम फिक्स कर देते हैं और दूसरा एलिमेंट हमको क्या देता है, बाय वेट रेशियो देता है। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका गेल-यूसेक्स लॉ। गेल-यूसेक्स लॉ कहता है कि अगर कोई भी रिएक्शन में बाय वेट चीजें बाय मोल्स अगर चीजें सेम रहती हैं, तो बाय वॉल्यूम्स भी आप उसका रेशियो ले सकते हो, वो भी सेम रहती है, लेकिन गैसियस रिएक्शन होनी चाहिए और पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर होना चाहिए। तो N2 प्लस H2 को अगर आप 2NH3 लिख दोगे तो आप इसे रीड ऐसे भी कर सकते हो कि 1 ml वॉल्यूम रिएक्ट करके 3 ml वॉल्यूम के 3 ml H2 के साथ आपको 2 ml NH3 देता है। सिमिलरली एवोगाड्रो ने बोला था कि अगर आप इसे मोल में रीड कर रहे हो, आप इसे वॉल्यूम में रीड कर रहे हो, तो इसे मॉलिक्यूल में क्यों छोड़ दोगे। तो सिमिलरली आप इसको रीड कर सकते हो कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 रिएक्ट करता है 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2 टू गिव यू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। ओके, चलिए आई होप आपको ये सारा चैप्टर बहुत स्मार्टली समझ में आ गया होगा, बहुत स्मार्टली हमने इस चैप्टर को रिवाइज कर लिया। एंड फाइनली व्हाट यू हैव टू डू, आपको मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को,
एंड टारगेट तो पता ही है आपको। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर नाउ थैंक यू।